हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागिन साहू। अपने 11th के सिलेबस को फिनिश करने के बाद हम अब कुछ सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास दो सैंपल पेपर होंगे। फर्स्ट सैंपल पेपर हम सीबीएसई पे करेंगे फोकस, एंड द सेकंड पेपर हमारा होगा हमारे आईएससी पे। इसी पैटर्न पे आपको 12th में पेपर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज 11th से क्या मतलब है 12th का, लेकिन पैटर्न यही रहेगा जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां पर असर्शन एंड रीजंस होंगे। हमारे पास ए बी सी डी सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। सारी चीजें आपको यहीं सीखने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि पेपर बड़ा बहुत होता है अपना सीबीएसई का, और काफी अच्छे स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए काफी पेशेंस चाहिए और हमें समझना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा अपने वीडियो में जहां पर आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। खासकर आपको स्पेशलाइज्ड कर दूंगा असर्शन और रीजन के लिए। तो चलिए चालू करते हैं अपना सिलसिला अपने चैनल आरटी एकेडमी पे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे इसी पेपर्स के सीरीज को देखना है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करिए और आपके पास नोटिफिकेशन आने चालू हो जाएंगे हमारे पेपर्स के। हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट पे आना चालू हो जाएंगे। तो चलिए बायोलॉजी के ट्यूटोरियल में स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर क्लास 11 का सीबीएसई सेट फर्स्ट ले चलना सैंपल पेपर है मेरा बना हुआ 2022 एंड 23 के लिए। तो चलिए चालू करते हैं अपना सफर। सबसे पहले आपको पैटर्न बता दिया जाए तो पैटर्न जो हमारा चल रहा है किस पैटर्न पे काम करना होगा हमें बोर्ड में। तो आप चलिए पैटर्न दिखाते हैं आपको। 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई साहब कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस एंड 33 क्वेश्चन। पूरे के पूरे पेपर में 33 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अरे पहले भी बता दिया आपने, और क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो भाई यहाँ पर भी क्वेश्चन कंपलसरी है। अब क्या खास बात बता रहे हैं आपको, अब ये बताते हैं कि सेक्शन ए हैज, सेक्शन ए पहला सेक्शन आया हमारे पास सेक्शन ए। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। यानी 16 क्वेश्चन का आमना सामना हमें करना पड़ेगा 1 मार्क के लिए सेक्शन ए। देन कहते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन रखेगा 2 मार्क्स ऑफ ईच के लिए। यानी इधर आपके हो गए 16 क्वेश्चन एंड इधर हो गए आपके 16 मार्क्स, एंड इधर सेक्शन बी 2 मार्क्स के लिए तो 5 2 जा 10 हो गया मार्क्स। ऐड करते चलिएगा। सेक्शन सी कहते हैं, सेक्शन सी हैज 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क ऑफ ईच। ओके, यहां तक तो पैटर्न पूरा ये आईएससी का भी चलता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है जहां पर पहुंचते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। 4 नंबर के लिए केस बेस्ड स्टडी होगी जहां पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कोई केस बता दिया जाएगा और उस केस की थ्योरी को पढ़ करके आपको अपना आंसर देना है। एंड सेक्शन ई हैज 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स से। ओवरऑल जब आप इसे करेंगे तो टोटल आपके पास पहुंचेगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स आपको आपके प्रैक्टिकल्स के मिलेंगे। यही पैटर्न आपका बोर्ड में चलेगा, सेम टू सेम ही पैटर्न बोर्ड में चलना, चेंज कुछ नहीं होना है। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा हमारे इस पार्ट को, सेक्शन ए 16 क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के लिए। सेक्शन सी 7 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के लिए। And section D has 2 case-based study of 4 marks, and section E has 3 questions of 5 marks. यानी सेक्शन डिवाइड है A, B, C, D, E। इतने सेक्शन की कैटेगरी बनाती है सीबीएसई आपके लिए कि आप अच्छे से अच्छे अपने ब्रेन की स्किल को बढ़ाएं और अच्छे से जवाब दे सकें। चलिए थर्ड पॉइंट कहते हैं इंस्ट्रक्शंस में देयर इज नो वन और चॉइसेस, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। A student has to attempt only one of the alternatives in the each question। कह रहे हैं कि देखिए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ये करें वो करें, लेकिन इंटरनल चॉइसेस दी गई। इंटरनल चॉइस मींस 16 क्वेश्चन दिया तो 16 के 2 क्वेश्चन कर दिए, इसको हमने इंटरनल चॉइसेस बोला हुआ है। ओवरऑल चॉइसेस नहीं मिलेंगे। एंड लास्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर यू, wherever necessary neat and properly labeled diagram should be drawn। अगर जरूरत पड़ेगी है, अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, देन आपको वहां पे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। 50% का वेटेज वो लेके जाएगा।
सेक्शन ए की बात करते हैं, चालू करते हैं अपने सेक्शन की सीरीज। सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज्ड बाय। एंटीबायोटिक कोर यानी जो भी हम, जब कोई हमारे बॉडी में पैथोजन चला जाता है, कोई बैक्टीरिया चला जाता है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें सर, तो एंटीबायोटिक्स को क्योर जो डिसीज है हमारे पास, वो डिसीज कौन में क्या एक्टिवेट होता है? तो जब आप एंटीबायोटिक को खाते हैं तो वहां पर चलता है एक चीज जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब होता है एंटीबॉडी बेसिकली फंजाई का एक सेक्रीशन होता है, एक फंजाई से रिलीज हुआ केमिकल होता है, जिससे कि वो बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ को रोकता है। तो एक तरीके से कंपटीशन और इनहिबिशन कर दिया, उसने दूसरे के पावर को रोक दिया, उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। तो आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन, एक्सट्रीमली मेल एस्कैरिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेल एस्कैरिस बाय। देखिए आपसे कह रहा है एक्सट्रीमली मेल एस्कैरिस, मेल एस्कैरिस डिफरेंशिएट हो रहा है फ्रॉम द फीमेल बाय किसके थ्रू? तो सबसे पहले देख लीजिए एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, एक्सट्रीमली, एक्सटर्नली है ये, इस पर थोड़ा चेक कर लीजिए। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर से देखने पर। तो भाई बाहर से देखने पर आपके पीनियल सीटी मौजूद होते हैं हमारे मेल एस्कैरिस में, जो कि फीमेल में नहीं होते हैं। ये एक तरीके का इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हमारा आंसर जाएगा वो पीनियल सीटी पे जाएगा। एंड नेक्स्ट, थोड़ा सा अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई पड़े आपके स्क्रीन पे। आई होप आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। देखिए जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है जब आप फ्लावर के सिमेट्री को पहचानें, यानी सपोज ये कोई फ्लावर है और ये कोई ऐसा फ्लावर है, कह रहा है कि जब आप फ्लावर को कहीं से भी कट करें, सेंटर एक्सिस से होते हुए कहीं से भी कट करें, अगर फ्लावर टू इक्वल हाल्स में डिवाइड होता है, तो बेसिकली जो ऐसा हमारा एक्टिवेशन है उसे हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक होता है, कहीं से भी कट करिए, जैसे रेडियल सिमेट्री आपने पढ़ी हुई है, ऐसे एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और एक ऐसा फ्लावर का डिजाइन जिसमें आपको एक स्पेसिफिक प्लेस से कट करना पड़ेगा, तभी वो टू इक्वल हाल्स में डिवाइड होगा। इसका सिंबल ऐसे होता है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, इसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? जाइगोमॉर्फिक। तो कह रहे हैं भाई कि इतने सारे हमारे पास प्लांट दिए गए हैं, इनमें से जाइगोमॉर्फिक जो कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक जो स्ट्रक्चर है, वो आपको किसमें देखने को मिलती है? तो इसके लिए आपको रन करना पड़ेगा। आंसर होगा हमारा गुलमोहर। गुलमोहर हमारा एक ऐसा प्लांट है जो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, इनको गेस कर दिया जाए। कह रहे हैं which of the following represents the floral characters of Liliaceae। फैमिली लिलिएसी बेसिकली एक अच्छी खासी फैमिली है क्या? देखिए बहुत सारी फैमिलीज है, लेकिन हमारे सिलेबस में थी फैमिली सोलेनेसी थी, फैमिली लिलिएसी थी, फैमिली मालवेसी थी। तो अभी जो बात हो रही है लिलिएसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ध्यान रखिएगा लिलिएसी फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये इसका जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। पॉलीएंड्रस, बहुत सारे एंड्रोशियम पाए जाते हैं। अगर आप हिबिस्कस पे चले जाएंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ये हिबिस्कस की फैमिली नहीं है, याद रखिएगा। तो पहली बात कह रहा है कि इसका जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पॉलीएंड्रस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है और एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। खास बात ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस का मतलब कैलक्स 3 है, तो कोरोला भी हमारे कैलक्स 3 है, तो कोरोला भी 3 है, यानी 3 अपेंडेजेस का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्राइमेरस स्ट्रक्चर। तो ये जो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारी लिलिएसी का कैरेक्टरिस्टिक है कि लिलिएसी के जो फ्लावर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनका फ्लोरल जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ट्राइमेरस कंडीशन पाई जाती है कि कैलक्स 3 और कोरोला 3। तो भाई ऐसा अगर कैरेक्टर आपको मिल गया तो आपका आंसर क्या जाता है? डी आंसर जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कैस्पेरियन थिकनिंग्स
आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ। कैस्पेरियन थिकनिंग होती क्या है? बेसिकली एक तरीके का वाटर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर होता है जो हमारा एंडोडर्मिस लेयर होती है। आपने सुनी होगी एंडोडर्मिस लेयर, मैंने पढ़ाया है एनाटॉमी में। आप मेरे लेक्चर पे जाएंगे एनाटॉमी फ्लोरिंग पार्ट की, तो आपको वहाँ पर ऐसे बैरल शेप एक लेयर दिखाई पड़ती है और इस बैरल शेप लेयर में एक हमारी ऐसे वाटर इनसॉल्युबल लेयर पाई जाती है, इसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। इस जगह से वाटर जा नहीं पाता है। तो आपका जो आंसर बनता है वो आंसर जाएगा, तो ये हमारा हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ जा रहा है? एंडोडर्मिस ऑफ द रूट में पाया जा रहा है हमारा क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ओके, चलिए इसका आंसर आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, आगे चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। आ गए भाई हम लोग 6 के पास। 6 जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। तो याद रखें लॉन्गेस्ट की बात करेगा तो वो हमारी नर्व सेल होती है। बहुत बचपने से पढ़ाया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। एक विजिबल सेल है, हम आसानी से सेल को देख सकते हैं। तो ऐसा जो कह रहा है कि पाया जा रहा है लॉन्गेस्ट सेल, वो लॉन्गेस्ट सेल हमारी कौन सी? हमारी नर्व सेल्स हैं। अब यहीं पर अगर लार्जेस्ट सेल्स आपसे पूछे एग्जाम में, सपोज आपसे पूछता है लार्जेस्ट सेल, तो जब आप लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो लार्जेस्ट सेल में फिर आपने क्या लिखना है? आपको लिखना है लार्जेस्ट सेल में ओवम है। अगर ह्यूमन की बात करें तो हम में ओवम, फीमेल में है ओवम, ये लार्जेस्ट सेल होती है। लॉन्गेस्ट की बात करा तो आपको नर्व सेल पे फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूबुलिन अकर्स इन द। ट्यूबुलिन क्या होती है? ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप की प्रोटीन है जिनका फंक्शन कुछ सेलुलर लोकोमोशन में किया जाता है, सेलुलर मूवमेंट के लिए किया जाता है। वहाँ पर ये एक प्रोटीन होती है हमारी ट्यूबुलिन। तो देखिए मूवमेंट की बात करें तो यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई मूवमेंट नहीं होता है, गोल्गी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव होना नहीं। लेकिन हाँ सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया फ्लैजेला जानते हैं आप कि जैसे बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया में फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर इसको मूवमेंट के लिए पाई जाती है यहाँ पर एक प्रोटीन और वो है ट्यूबुलिन। यहाँ ट्यूबुलिन पाई जा रही है। तो सीलिया एंड फ्लैजेला में पाया जा रहा है ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो आंसर जाएगा सीलिया एंड फ्लैजेला। क्वेश्चन नंबर 8, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक जो हमारी लेयर है सेल मेम्ब्रेन, आपको बताया था मैंने कि ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन होता है। कुछ ऐसा फ्लूइड मॉडल भी था जहां पर आपने ऐसी प्रोटीन्स को देखा था, हेड और टेल थी प्रोटीन्स में। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए आप हमारे लेक्चर पे चले जाएंगे, आपको लेक्चर मिलेंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लें। अभी हम लोग पेपर सॉल्व करने बैठे, दैट इज हम लोग अभी आंसर टू आंसर बात करेंगे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल देने वाले बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट का उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। गाना गाते थे तो सिंगर से याद रखिए, बड़ा अच्छा नाम है सिंगर, आसानी से याद हो जाएगा। कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो देने वाले थे उस हमारे साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों मिल करके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया सेल मेम्ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। चलिए थोड़ा पहले प्रोग्रेस कर दें। सिंगर एंड निकोलसन, इसका आंसर याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। कह रहा इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट मींस करेक्ट नहीं। तो पहले एंजाइम के बारे में जान ले। एंजाइम एक तरीके के कैटालिस्ट होते हैं, आपको अच्छे से पता है, और इन्हें हम बायो कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? बायो कैटालिस्ट के नाम से। तो एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट है, क्लियर। अब कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे इस स्टेटमेंट में नहीं पाई जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे स्टेटमेंट में नहीं पाई जाएगी, वो चीज हमारी चाहिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं थोड़ा सा और सही कर रहा था। ओके, सबस्ट्रेट्स बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। बिल्कुल सही बात है उन्होंने कि हमेशा सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से एक एक्टिव साइट पे। तो
ये तो सही है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, टिक नहीं कर रहा हूं उस पर, ये सही है हमारा। फिर कहते हैं एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है बाय मैलोनेट। मैलोनेट हमारा एक प्रोडक्ट बना हुआ है सक्सीनेट से, ठीक है भाई। कह रहे हैं एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट, यानी आप बहुत ज्यादा सक्सीनेट प्रोडक्ट्स सबस्ट्रेट डाल देते हैं तो रिवर्स नहीं होती, यानी कि जो रिएक्शन है एंजाइम की प्रोडक्टिविटी की वो रिवर्स नहीं होती, तेजी से बढ़ती ही रहती है। अच्छा भाई, आप सही कह रहे हैं क्या? चलो अभी नहीं बताएंगे, सीधे पहले पढ़ते हैं। अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds to substrate। कह रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर सकता है एंजाइम को एट अ डिस्टिंक्ट फॉर्म, एंजाइम के एक्शन को रोक सकता है। अच्छा, एंड द डी इज मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये तो बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने कि मैलोनेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज का। तो भाई मेरे आपका जो बात बता रहे हैं वो आंसर सी पे जाएगा। क्यों सी पे जा रहा है? क्योंकि पहली बात तो जो एंजाइम है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से ही बाइंड्स करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पे कभी जुड़ नहीं सकता है। तो यहां पर आंसर आपका जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जी क्या कहते हैं, चलिए आप भी आ जाइए। कह रहे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विदाउट बीइंग फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट। आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा है और ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब कहीं सेल में डिवीजन हो रहा है, एक सेल थी उसके न्यूक्लियस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तैयार हुए। अब कह रहा है साइटोकाइनेसिस ना हो, यानी बीच में कोई सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन ना तैयार हो, साइटोकाइनेसिस ना हो। साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगी तो ढेर सारे न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे, ढेर सारे मतलब पॉली हो गया, क्या हो गया? पॉली। अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिएट, लेकिन यहाँ पर दो जगह कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जो अच्छे से जिन्होंने पढ़ा हुआ है 12th में एक टर्म आता है पॉलीपोलाइडी, एक टर्म ये है पॉलीपोलाइडी और एक टर्म है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। दोनों में ही मोर देन वन चीजें होती हैं, लेकिन दोनों में एक चेंजेस हैं। पॉलीपोलाइडी में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर, जबकि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में केवल न्यूक्लियस बढ़ेगा। चीज को याद रखिए, पॉलीपोलाइडी में भी जेनेटिक मटेरियल मोर देन वन हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएशन में भी जेनेटिक मटेरियल मोर देन वन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है। तो आपका जो बढ़िया सा आंसर जाएगा वो आंसर होगा डी। तो 10 में क्वेश्चन का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statement is not true? Which of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutation? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट, थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन में, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ओके, सही नहीं है फॉर कैंसर सेल, कैंसर सेल के लिए कौन सी चीज यहाँ पे ट्रू नहीं है? चलो देखते हैं। पहला, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सीलरेट द सेल साइकिल। बात सही कह रहा है, कह रहा है अगर प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? सेल साइकिल एक्सीलरेट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। देखिए कैसे घुमा रहा, सेल साइकिल दे दिया, ये नहीं बोला अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल साइकिल क्या हो जाएगी? एक्सीलरेट हो जाएगी। ठीक है भाई, और हमें ढूंढना क्या? इज नॉट ट्रू वाला ढूंढना है, तो ट्रू निकल गया। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर। ओके, म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, म्यूटेशन इनएक्टिव का द सेल कंट्रोल, ये भी हो सकता है, सही है। म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, तो म्यूटेशन इनहिबिट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज को, तो आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 जी बताएं। द आइलेट्स ऑफ Langerhans are found in islets of Langerhans.
लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट ने, मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले चैप्टर पे आपसे चर्चा की थी, शायद आपको ये अपने आप ही आ जाना चाहिए, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि पाया जा रहा था हमारे मिक्स ग्लैंड यानी कि हेट्रोग्लैंड यानी कि पैंक्रियाज, बिल्कुल राइट आंसर आपने सोचा। पैंक्रियाज में पाए जाते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जहां पर बीटा सेल्स और अल्फा बीटा सेल्स से मुलाकात होती है, जहां से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 16 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। यहां तक आपका 12 तक केवल एमसीक्यू रहा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन एजर्शन रीजन पे जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो एजर्शन और रीजन। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स ईच printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one the following four responses. देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए शायद इस बार के लिए नए होंगे, तो क्या है क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। According to this question, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया। इसी स्टेटमेंट को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर एजर्शन। स्टेटमेंट यानी एजर्शन, ये आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। जैसे मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, पहले देखिए आपके लिए एक्चुअली नया क्वेश्चन है, मुझे इसको पैटर्न समझाना पड़ेगा, किस पैटर्न में हमें इसे सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन होता क्या है। मान लीजिए मैंने राइट किया माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast are semi-autonomous cell organ. Statement is mitochondria and chloroplast are semi-autonomous cell organ. Okay. एंड इसके बाद जो सेकेंड लाइन लिखता है वो लिखता है रीजन। अब रीजन में राइट क्या कर रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया, मैं थोड़ा शॉर्ट में हम ऐसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया is known as ये इसका थोड़ा सा बेटा इसको सही करना चाहिए, is known as powerhouse of the cell। दो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं आपके लिए। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल लिखी, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है क्योंकि आपको समझा सकूं एजर्शन रीजन है क्या। तो स्टेटमेंट में एजर्शन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि जो सेल ऑर्गेनल अपना खुद का डीएनए रखते हैं उन्हें सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ओके, एंड ये अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गन बनाते हैं, दूसरा सेल ऑर्गेनल बनाते हैं। इनको डिपेंडेंट पूरी तरीके से हमारे न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए पे नहीं रहना है, लेकिन अब सेल के अंदर तो रहना ना, तो सेम ही लग गया, आधे हैं, आधे अपने आप में ये सक्षम है। ओके, स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है और मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो चीज तो एकदम सही लग रही है कि हाँ सर पहली बात तो सही लग रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। फिर आपसे रीजन लिखता है, रीजन मतलब इसका कारण। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जब ऐसी चीज दिख जाए बेटा तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि हमारे रीजन को और एजर्शन के बीच अगर खासकर बहुत है बिकॉज सो से ये टर्म दोनों एक सेंटेंस बन जाए, दोनों अलग सेंटेंस एक सेंटेंस बन जाए अगर बिकॉज लगाने से और सो लगाने से, तो आपका आंसर होता है both assertion and reason are true and R is correct explanation of
ए। अब देखिए क्या जुड़ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या इसका कारण लग रहा है? आपसे कह रहा हूं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, अरे तो इसका रीजन बताइए क्यों सेमी ऑटोनॉमस है, लेकिन रीजन तो बता नहीं रहा है। वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन बात सही कह रहा है। तो आपका आंसर क्या निकलता है? यानी ए भी सही है, आर भी सही है। तो इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्शन का नहीं है, लेकिन दोनों सही। अभी यहीं पर लिखते क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपका आंसर क्या होता? एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब अगर मैं यहीं पे ये राइट कर दूं, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जितना बता वो ध्यान समझ से लीजिएगा। एजर्शन रीजन का आप एकदम समझ लीजिए, फार्मूला समझ जाए कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब देखिए मैं एक स्टेटमेंट यहाँ दूसरी राइट कर रहा हूँ, मैं रीजन राइट कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट contain its DNA। अब देखिए, अब जोड़िए जरा भी कैसे, बड़ी आसानी से जुड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन को रख रहे हैं, तो भैया जुड़ गया। अब जुड़ गया तो आंसर क्या जाएगा आपका? क्या जा रहा आंसर? इफ बोथ A and R true and the reason is correct explanation of the A। अभी आंसर आपका एकदम बढ़िया सा जुड़ गया, ठीक है। तो ये रीजन है, अब इसी को लेकर चलना है, क्वेश्चन को फॉलो करना। ये पेज तो जरूर पॉज करके आप देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। बिकॉज एंड सो से जोड़ना है, आपको एक ट्रिक दी है मैंने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला कि ट्रिक जरूर दूंगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, अपने एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन पे। चलो एजर्शन रीजन के क्वेश्चन पे क्या है एजर्शन? एजर्शन कह रहा है कि फोटोसिंथेटिकली C4 प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। कह रहा है फोटोसिंथेटिकली देखा जाए तो C4 प्लांट्स लेस एफिशिएंट होते हैं देन C3 प्लांट। C3 प्लांट के कंपैरिजन में C4 प्लांट लेस मतलब कम काम करते हैं। चलिए रीजन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द ऑपरेशन ऑफ C4 पाथवे, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन ना करने लग जाना, ऑपरेशन इन द सेंस सिस्टम मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ C4 pathway requires the involvement of only of bundle seed cells। तो पहली बात तो आपको बता दूं, C4 प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। C4 प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो CO2 को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। C4 प्लांट वो होते हैं जो ग्लूकोज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा रखते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कौन लेस एफिशिएंट है। भैया C3 एफिशिएंट होगा, C4 लेस एफिशिएंट नहीं होगा। यानी यहाँ पर पहला चीज तो गलत बताई जा रही है, यानी ये हमारा पहली चीज जो है वो है रॉन्ग। सेकंड, रीजन तो जुड़ा ही नहीं है, रीजन जुड़ ही नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ C4 pathway requires the involvement of only of bundle seed cell। तो आपको बता दूं C4 प्लांट में जैसे एक लीफ होती है, इस लीफ में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक हमारी होगी पॉलीसैड सेल्स, दूसरी होती है हमारी बंडल के बीच में, यानी जो हमारे वैस्कुलर बंडल है यहाँ पाई जाने वाली सेल्स। इन दोनों जगह पे क्लोरोप्लास्ट होता है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं, ऐसे लीफ होती है C4 प्लांट कहते हैं। इन C4 प्लांट में 2 जगह पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, एक हमारी पॉलीसैड सेल्स में, दूसरा बंडल सीड में। और फोटोसिंथेसिस होगा, दोनों चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, हमारा पॉलीसैड का भी क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होगा और बंडल सीड का, यानी एक अकेले से इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। तो बेटा इसका आंसर आपको देखिए क्या मिलेगा, साफ साफ लिख रहा है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों के दोनों फॉल्स हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन आपका डी होगा, तो आप डी पे टिक कर लेंगे। तो आपका डी आंसर जाएगा उस पे
क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जरा रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 assertion क्या कहता है? The absorption spectrum of chlorophyll A is determined in terms of the rate of production either per unit mass or green tissues or per unit weight of total। कह रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है क्लोरोफिल का, और खासकर क्लोरोफिल ए का, वो डिटरमाइन कर रहा है कि जो इस एब्जॉर्प्शन यानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है हर परिस्थितियों में, चाहे वो सोलर सिस्टम ए पे हो चाहे बी पे हो, यानी फर्स्ट पे चाहे सेकंड पे, उस दोनों जगह पर अपना एक परफॉर्मेंस देता है। तो द रेट ऑफ प्रोडक्शन आइदर पर यूनिट मास ऑफ ग्रीन टिश्यू और पर यूनिट वेट ऑफ टोटल, यानी स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कितनी वेवलेंथ के लाइट को वो ले लेता है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइदर पर यूनिट मास ऑफ ग्रीन टिश्यू और पर यूनिट वेट ऑफ टोटल। सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा जब ये यानी कई स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये फूड का प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगा। रीजन कह रहे हैं क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन बोथ द पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो मेरे भाई रीजन भी सही है और रिजल्शन भी सही है, लेकिन प्रोडक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पर ब्रिकस से जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? द रेट ऑफ प्रोडक्शन आइदर पर यूनिट मास ऑफ ग्रीन टिश्यूज और पर यूनिट वेटेज ऑफ टोटल, बिकॉज़ क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन बोथ द पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, यानी 680 के स्पेक्ट्रम को भी एब्जॉर्ब करेगा, P700 के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेगा, दोनों में जो मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो आपका आंसर जाएगा पहले वाला, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 15, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 जी आपको भी निपटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं assertion। क्या assertion दे रहा है? Abscission zone in leaves is formed across the petiole near its junction with the stem। सबसे पहले बात समझिए abscission होता क्या है। abscission एक तरीके का एक प्लांट्स के लिए एक डिसएडवांटेजेस का मेथड है, जहां पर कि उसकी लीव्स हो या अनमेच्योर उसके फ्रूट्स हो, वो टपक पड़ते हैं पकने से पहले। पकने जा रहे हैं लेकिन टपक पड़े, भारी हो गए। क्यों भारी हो गए? मान लीजिए कोई स्टेम है और इस स्टेम से हमारी लीफ की एक छोटी सी पेटियोल अटैच है, हमारे लीफ का पेटियोल अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। ये है पेटियोल, ये आपकी लीफ ब्लेड है। एब्सिशन जब भी होता है तो इस जगह की टिश्यूज में काफी गैप हो जाता है, ये आपके काफी गैप हो जाता है। तो अभी देखा जाए तो स्टेम और लीफ को जोड़ने का जो फंक्शन कर रहा है वो हमारा पेटियोल कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? पेटियोल कर रहा है हमारा फंक्शन। तो पेटियोल में अगर कैविटी बन जाएगी, पेटियोल में अगर सेल्स में बीच काफी गैप हो जाएगा तो ये लीफ क्या होगी? गिर पड़ेगी। क्या कह रहे हैं दर्शन? एब्सिशन जोन, ये जो जोन है जहां पे टूटेगा इसी को बोलते हैं एब्सिशन जोन। ये एब्सिशन जोन होता है, जहां पे एब्सिशन होना है उसको बोलेंगे एब्सिशन जोन। तो एब्सिशन जोन इन लीव्स इज फॉर्म्ड अक्रॉस द पेटियोल नियर जंक्शन विद द स्टेम। बिल्कुल सही बात है, कोई पुरानी बात नहीं, सही गाया। यहाँ पर ये स्टेटमेंट जुड़ जा रहा है। In many compound leaves, each leaflet also form an abscission zone। देखिए एक तो पेटियोल, ये एक सिंपल लीफ के लिए जा रहा है। अब कंपाउंड लीफ क्या होती है देखिए जरा। तो मैं कंपाउंड लीफ चलिए ये बना दे रहा हूँ, दिख रहा होगा। आपने नीम की लीफ देखी होगी या फिर आपने कोरिएंडर देखा है। देखिए मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन लगे हमारी लाइन से। ये हमारी एक कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में जो छोटी छोटी लीफ होती हैं इनको बोलते हैं लीफलेट। ये पूरी की पूरी एक लीफ है, लेकिन उसमें छोटे छोटे लीफ, जैसे कि नीम को याद रखें, एक बीच एक लीफ आप तोड़ते हैं वो पूरी की पूरी लीफ होती है, और छोटी छोटी लीफ लगी ना वो लीफलेट्स होती हैं। तो लीफलेट कह रहा है कि क्या वहां पर लीफलेट भी एक एब्सिशन जोन का काम करती हैं?
तो बिल्कुल सही बात है, जैसे यहाँ पर पेट्रियोल्स ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर लीफलेट भी जुड़ा हुआ है अपने मेन रैकिस से, तो यहाँ से भी एब्सिशन हो सकता है। यानी दोनों बातें सही कही जा रही है। पहली बात जो कही जा रही है कि एब्सिशन जोन इन लीव्स इज फॉर्म्ड अक्रॉस द पेट्रियोल नियर इट्स जंक्शन विद द स्टेम, एंड दूसरी चीज कही जा रही है, पहली बात सही है, इन मैनी कंपाउंड लीव्स ईच लीफलेट आल्सो फॉर्म एन एब्सिशन जोन, वो खुद एब्सिशन जोन बनाती है। यानी बात दोनों सही कही जा रही है, लेकिन दूसरा वाला एग्जांपल जो है, जो रीजन दिया कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? प्लांट्स यूजुअली बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट्स। बात सही है। अगर आपको सीडलिंग लगाएं और सीडलिंग लगा करके उसको सनलाइट के सामने रखें या कोई लाइट का एक एक्सपोजर आ रहा है वहां पे रख दें, तो वो हमारी सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। प्लांट हार्मोन्स पे है हमारे लेक्चर का, आपको मिलेगा प्लांट हार्मोन्स के बारे में। पहली बात सही कही गई कि प्लांट्स यूजुअली बेंड हो जाते हैं टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड थिंग क्या कह रहा है? शूट एपेक्स shows positive phototropism because of differential growth caused due to the unequal distribution of oxygen। कह रहे शूट एपेक्स हो, शूट एपेक्स ये है, तो शूट एपेक्स पे ऑक्सीजन का डिपोजिशन होता है नॉर्मल, लेकिन ये ऑक्सीजन सनलाइट के लिए, ये ऑक्सीजन सनलाइट के लिए सेंसिटिव होता है। यानी अगर सनलाइट पड़ती है तो ये ऑक्सीजन पीछे की तरफ भाग जाते हैं, इस जगह पे डिपोजिशन हो जाएगा ऑक्सीजन की जगह पे। अब ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीजन इस जगह की ग्रोथ करना चालू करता है, यानी ये लेंथ वाइज ऐसे बढ़ने लगती है। जब लेंथ वाइज बढ़ती है तो क्या होती है? बेंड हो जाती है। यानी जो भाई साहब जी में बता रहे हैं कि प्लांट्स यूजुअली बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, जो सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है, और रीजन कह रहे हैं कि शूट एपेक्स शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि भाई सनलाइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, जबकि रूट क्या होता है? नेगेटिव होता है फोटोट्रॉपिज्म। तो रीजन कह रहे हैं कि शूट एपेक्स शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ। किसकी डिफरेंशियल ग्रोथ है? कॉज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सही कह रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसीलिए वो बेंड हो रहा है सनलाइट की तरफ। तो यहाँ पर एजर्शन भी सही है और आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आपका आंसर जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर एजर्शन रीजन की टेक्निक अगर आप समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाती हैं। बिकॉज और सो से कहानी को जोड़ना होता है, बिकॉज और सो से कहानी को जोड़ लीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर? तो यहाँ पर एजर्शन रीजन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सेक्शन बी में? पहले थोड़ा गेस कर लिया जाए आप। ओके, पास करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको गेस करते हैं। चल पड़े सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी की तरफ पहुंचते ही देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है भाई। सेक्शन बी, differentiate between RER and SER on the basis of structure, basis of function, या फिर इसको छोड़ कर कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर दी है between mitochondria and chloroplast on the basis of structure and function। ये तो भी आपसे डिस्कस करके आए कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना, एटीपी का फॉर्मेशन करना, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में थैलेकॉइड नाम की कोई चीज नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, जबकि हमारे क्लोरोप्लास्ट हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड क्या गर्डल शेप के होते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो ये डिफरेंसेस आएंगे। अब डिफरेंशिएट पूछ रहा है आपसे आरईआर और एसईआर के बीच में, तो चलिए आरईआर से डिफरेंशिएट बात करें स्ट्रक्चर के बेस पे। देखिए आरईआर और एसईआर स्ट्रक्चर के बेस की बात करेंगे तो बेटा आरईआर का आपको पता, आर का मतलब ही होता है रफ। आर का मतलब हो गया रफ, ROUGH, रफ। रफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है। तो राइबोसोम का पाया जाना, आर से राइबोसोम, आर से रफ।
राइबोसोम जब पाया जाता है सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये सरफेस को थोड़ा रफ कर देता है, और जब रफ कर दिया तो बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि वहां पे क्या है, आपके राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, स्मूथ होता है। फंक्शन के बिहाफ पे अगर बात करेंगे तो आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आर बनाता है प्रोटीन, they may be enzymes, they may be hormones, ओके, तो प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम, हार्मोन्स। जबकि जो हमारा स्मूथ होता है, स्मूथ आरआर का फंक्शन करता है लाइपेज यानी कि लिपिड का फॉर्मेशन करना। लिपिड का फॉर्मेशन करना होता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। दोनों मिलकर के प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं, जिससे हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है, दोनों के मिलकर होता है, जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जी क्या कहते हैं, चलिए इनको रेस कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर को मैच करना है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड पेयर। कॉलम फर्स्ट, फैमिली, किंगडम, स्पीसीज, जीनस। इधर सोलेनेसी फैमिली का एक प्लांट का एग्जांपल दिया गया है, ट्यूबरोसम, पॉलीमोनियल्स, सोलेनम, प्लांटे, सोलेनेसी। देखिए, अगर मैं एक टर्म बोलूं कि पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है, तो पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम होता है उसे बोलते हैं सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम जो होता है ये पोटैटो का बोटेनिकल नेम, यहीं से आप पकड़ लेंगे। और आपको पता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में हमें एक चीज सिखाई गई है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बोटेनिकल नेम जो उसका फर्स्ट नेम उसके जीनस को शो करता है, फर्स्ट नेम उसके जीनस शो करता है और सेकंड नेम उसके स्पीसीज को शो करता है। फर्स्ट नेम उसके जीनस को, सेकंड नेम उसके स्पीसीज को शो करता है। तो जीनस को शो कर रहा है सोलेनम, तो देखिए तुरंत जाइए जीनस के पास और ढूंढ लीजिए सोलेनम को, तो ये मिला सोलेनम, जीनस सोलेनम, स्पीसीज ट्यूबरोसम। देखिए इतना तो सॉल्व कर लिया आपने। अब इतना तो अच्छे जानते हैं कि यार सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू जी एक प्लांट है, प्लांट है तो किंगडम क्या जाएगा, प्लांट है, तीन तो निपट ही गया, तो बच क्या है, फैमिली है, फैमिली के लिए क्या चला जाएगा, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी का आया हमारा ये, शॉर्टकट से सॉल्व हो गया एग्जांपल आपका। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे identify the type of floral parts insertion in the given flowers A and B। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ जाइए कि जो आपका ये पार्ट है ये आपकी ओवरी, ये ओवरी इनके लिए भी है, ये ओवरी यहाँ पर भी। ओवरी के नीचे का जो पार्ट देखते हैं ग्रीनिश पार्ट, ये थैलेमस होता है। इन दोनों चीजों को देख करके तो आपको समझ में आ रहा ही होगा कि ओवरी की क्या पोजीशन है, ओवरी क्या लोकेशन है। अगर बात करें आप तो हमारी इस जगह पे ओवरी थैलेमस के ऊपर है, और फ्लावर के सारे अपेंडेजेस चाहे वो कैलेक्स हो, चाहे वो सेपल हो, वो सब ओवरी के नीचे है। ऐसी कंडीशन पे हम इस ओवरी को बोलते हैं ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, या फिर इसी को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर बोले या फिर हाइपोगाइनस कंडीशन। अब देखिए यहां पर ओवरी दब रही है ना, तो ये ओवरी इंफीरियर हो गई, ओवरी इंफीरियर। और सारे अपेंडेजेस देखिए ओवरी के ऊपर से निकले हैं, तो ये ऐसी ओवरी जब दब गई हैं तो इनको बोलते हैं एपिगाइनस।
इसको बोलेंगे एपिगाइनस। जब ओवरी इम्बीडेड है, एपिगाइनस, ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस कंडीशन। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20? अमन गेव अमित, ओके पिक्चर सही आ रही, क्लियर, गुड। अमन गेव अमित अ ग्रीन ट्विग। ग्रीन ट्विग का मतलब लीफी पार्ट, लीफी पार्ट हमारा होगा ग्रीन ट्विग। अमन गेव अमित अ ग्रीन ट्विग एंड आस्क्ड अनिकेत to identify it and tell whether it belongs to dicot or monocot. Which characteristics Aniket has to check to identify it? चलिए अमन ने एक लीफी ट्विग दी और उनसे पूछ रहा है कि ये डाइकॉट है मोनोकॉट है। तो लीफी ट्विग, लीफ के लिए कलर ग्रीन ही लिया जाए, लीफी ट्विग। मान लीजिए एक लीफी ट्विग अमन ने अनिकेत को दी जो कुछ ऐसी थी, पिक्चर में सो रहा, ओके, ये कुछ ऐसी थी लीफी ट्विग, क्लियर। पहली लीफी ट्विग जो अमन ने अनिकेत को दी, इसको हमने मेंशन किया ऐसे। सेकेंड लीफी ट्विग कुछ ऐसी थी। दो लीफी ट्विग हमारे पास आ गई, ए एंड बी। पूछ रहा है मोनोकॉट है डाइकॉट। तो अगर ये लीफी ट्विग दी होगी, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो ये ट्विग देगा। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जो ये लीफलेट, ये जो वेन्स हैं, इन वेन्स काफी रेटिकुलेट हो गई है, उलझ गई हैं, ये रेटिकुलेट हुई हैं यानी उलझी हुई हैं, जबकि यहाँ पे देखिए पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है। जब कभी भी आपको किसी लीफ में ये वेनेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ वेन्यूज इन द लीव्स अगर आपको उलझी हुई दिखती हैं, तो आप बोलेंगे सर ये जो लीफ है, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, राइटिंग में बच जाइएगा, ये डाइकॉट है। एंड अगर पैरेलल वेनेशन आपको मिलता है तो ये है मोनोकॉट। ये एक बढ़िया सा मोनोकॉट। तो जो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि अमन गेव अमित a green twig and asked Aniket to identify it and tell whether it belonged to dicot or monocot. Which character has Aniket has checked to identify it? तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, आपके अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को देखना है। अगर अरेंजमेंट ऑफ वेन्स लीफ में अरेंजमेंट कोई ट्यूब की बात कर रहा है तो बहुत मोनोकॉट डाइकॉट में डिफरेंस, बस उसने ट्यूब बोला है, ट्यूब बोला है तो लीफ के वेनेशन से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पहला आइडेंटिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो दो होते हैं, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन है तो डाइकॉट, पैरेलल है तो मोनोकॉट, लाइक बनाना मोनोकॉट है, राइस व्हीट मोनोकॉट है। दूसरा क्राइटेरिया है कि हम पोजीशन को देखिए। आप देखिए अगर सनलाइट पड़ेगी तो लीफ पे सनलाइट से पीछे से पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सनलाइट यहाँ भी पड़ेगी और यहाँ भी पड़ेगी। ऐसी लीफ को बोलते हैं हम लोग आइसोबाइलैटरल लीफ, आइसोबाइलैटरल। यहाँ पर ये आइसोबाइलैटरल होती है, मैं याद आता हूँ उधर, आइसोबाइलैटरल। आइसोबाइलैटरल लीफ है, जबकि ये आपकी कैसी होती है, ये डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट होती है, डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट। तो ये दो क्राइटेरिया है जिससे हमारे अमित जी आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लांट्स की जो लीफ है, जो लीफी ट्यूब दी है, वो मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है, इससे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कुड
it affect a person's CNS if he is attacked by blow मतलब बहुत तेज on the back of the neck, गर्दन के पीछे। तो आपने ये आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है ब्रेन के बारे में कि जो हमारा CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस CNS का पार्ट हमारा ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो आपकी जो नेक के पीछे जाएंगे तो इस जगह में मौजूद हमारा क्या दो चीजें का देखा है, सेरेबेलम और हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा दो चीजें, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरेबेलम बॉडी पोस्चर से रिलेटेड, जबकि मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्शन जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कॉफिंग को देखता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप बताएं कि इन द बैक ऑफ द नेक it consists medulla oblongata which is a part of CNS and it's control the activity of involuntary actions like breathing, सांस लेना, हार्टबीट को देखेगा, स्नीजिंग को देखेगा। आप सोचिए अगर इस जगह पे बहुत तेज चोट लग जाती है तो आपकी डेथ भी हो सकती है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा का डैमेज हो गया। मेडुला ऑब्लोंगाटा का डैमेज हो गया तो आपका सारा इन्वॉल्यूंटरी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, हार्टबीट हो सकती है और भगवान ना करे, लेकिन ऐसी कंडीशन पे जो हमारा पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। सेक्शन सी पे चलते हैं तेजी से बढ़ते हुए, और आई होप कि आपको क्वेश्चन के मतलब भी समझ में आ रहे होंगे। मैं इनको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन 22 सेक्शन सी, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहली बात तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिनकी जो शेप एंड साइज इक्वल है। तो पहले तो यहीं से अपना आईडी लगाना चालू करें कि होमोलॉगस हैं क्रोमोसोम्स। एंड देखिए ब्लू कलर और ग्रीन कलर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, खुद ही आप देख ले, पहले डायग्राम देखो तो जो उसमें ABC लिखा हो पहले तो सॉल्व करना चालू कर लें। देखिए ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस तो है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो ए हमारा होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एंड बी देखें एक ही क्रोमोसोम पूछा तो ये हो जाती है सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। आप देख रहे हैं अभी पास थी और जो हमारा सी पॉइंट था, इसी पॉइंट पे जहां पर दोनों मिल रहे होते हैं, जहां पे डीएनए हमारा सेगमेंट एक्सचेंज होने हैं, इसे हम पॉइंट को बोलते हैं कियाज़माटा। कियाज़, CHIAS, कियाज़माटा। सी सॉल्व हो गया। बी पे क्या हो गया देखिए, अभी तक देखिए पिंक का कुछ पार्ट ब्लू पे आ गया और ब्लू का कुछ पार्ट पिंक पे चला गया। ये जो घटना घट गई है, ये घटना हो गई है क्रॉसिंग ओवर की, ये घटना घट गई है क्रॉसिंग ओवर की। क्या हो गया है? क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट हो गया है तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब आप खुद ब खुद क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, शायद इसलिए पेपर थोड़ा सा जल्दी चल रहा है क्योंकि बहुत सी चीजें ट्रिक वाइज हैं, समझिए। What does A, B, C and D represent? A non-sister chromatid, B sister chromatid, C chiasmata, D crossing over. In which cell division it is found? ध्यान रखिएगा, इस टाइप का सेल डिवीजन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस कभी नहीं होता है। क्या होगा? मियोसिस। इन विच सेल डिवीजन, हाँ तो MEIOSIS, बहुत से बुक्स हैं इसे मियोटिक भी लिखती हैं, तो मियोटिक भी हो सकता है, तो मियोसिस या फिर मियोटिक। गिव इट सिग्निफिकेंस। देखिए जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये क्रोमोसोम एक स्पर्म में जाएगा या एक ओवम में, और ये क्रोमोसोम अनदर स्पर्म या ओवम में जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन तैयार होगा, यानी दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर वेरिएशन एंड वेरिएशन प्रोवाइड कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। अगर धरती पर कोई ऑर्गेनिजम्स ने अपनी सत्ता को चलाया है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रिस्पॉन्सिबल रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म ओवम चाहिए, अदर गैमेट चाहिए, और
स्पर्म और ओवम या किसी भी गैमेट के बनने के लिए जरूरत पड़ती है क्रॉसिंग ओवर की, और वो सिर्फ और सिर्फ मेयोसिस सेल डिवीजन में हो सकता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसी के कारण ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं, और जब वेरिएशन आते हैं तो ऑर्गेनिजम्स एक एनवायरनमेंट में स्ट्रगल करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पेपर आज ही का आज सॉल्व करना है हम लोगों को। कैपेसिटी बना के चलिए, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको वहां लिखने में टाइम जाना चाहिए एक्स्ट्रा बस। ओके चलिए। डिस्क्राइब C3 साइकिल विद द हेल्प ऑफ द टेबल डायग्राम, या फिर क्वेश्चन आपको और मिलता है डिस्क्राइब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दोनों ही चीजें हमारी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं। तो पहला देखते हैं डिस्क्राइब C3 साइकिल। हालांकि अगर मैं बोलूं आपसे कि C3 साइकिल क्या है तो आपको डायरेक्टली C3 साइकिल मेरे लेक्चर में मिलेगा, लेकिन चलिए C3 साइकिल बारे में बता देते हैं। बेसिकली हमारे जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन डाइकॉट प्लांट्स में हमारे फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है, वही आपसे पूछ रहा है C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहला बनने वाला जब CO2 एटमॉस्फेयर से फिक्स की जाती है तो जो पहला हमारा एक कंपाउंड तैयार होता है, पहला स्टेबल कंपाउंड तैयार होता है, उसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए बोला गया है C3 साइकिल। C3 साइकिल के 3 स्टेप होंगे। पहले मैं फ्लोचार्ट आपको जल्दी ला करता हूं। ये रहा आपका RUBP, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड PGA, एंड देन इस PGA से बनेगा हमारे 12 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें से 10 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बनाएंगे एंड कुछ RUBP का फॉर्मेशन करेंगे। 3 स्टेप पे जा रहे तो RUBP पे जाएंगे। पहला स्टेप स्टार्ट होता है, यहाँ पर आया हमारा CO2, यहाँ पर हमारा एक एंजाइम प्रेजेंस है, इसका नाम है रूबिस्को। यहाँ पर एंजाइम हमारा है रूबिस्को, एंड रूबिस्को ATP की हेल्प से PGA बनाते हैं। PGA में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है NADPH, और NADP बाहर निकल जाएंगे। देन यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तैयार होंगे। 3 स्टेप में गया। सबसे पहला स्टेप आप क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहे हैं। तो पहला स्टेप आप यहाँ पे लिखेंगे फिक्सेशन ऑफ CO2। पहला स्टेप फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा। सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? स्ट्रोमा में चल रही है। सेकेंड स्टेप रिडक्शन, CO2 यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर हमारा CO2, क्योंकि NADPH का H आकर के जुड़ रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। सेकंड स्टेप जाएगा रिडक्शन, एंड थर्ड स्टेप जहाँ पर फिर से RUBP बनानी, तो खत्म हो जाएगा RUBP, तो ये आता है रीजेनरेशन। यहाँ पे हो जाएगा रीजेनरेशन। 3 स्टेप में जाएगा हमारा C3 साइकिल। फर्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ CO2, देन रिडक्शन, देन रीजेनरेशन, एंड इस तरीके से C3 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगले पेज पे मैं लेके चलता हूँ आपको, जिससे कि एक चीज़ और समझ में आ सके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चलिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है जरा देखिएगा। 2 तरीके के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस में। PS फर्स्ट जो 600 nm की वेवलेंथ को लेता है, एंड सेकेंड सॉरी PS सेकेंड होता है, ये लेता है PS फर्स्ट थोड़ा सा दूरी पे है,
बड़े हैं PS फर्स्ट तो 700 nm लेते हैं, तो पहले नंबर पर रखा गया है। दो तरीके के फोटो सिस्टम हमारे पास हो गए, एक PS सिस्टम सेकंड, एक PS सिस्टम फर्स्ट। ओके, PS सिस्टम फर्स्ट, जब सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ी, PS सिस्टम फर्स्ट एक्साइटेड हुए हमारे क्लोरोफिल और इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, सब होते हुए PS सिस्टम फर्स्ट पे भेज दिया जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जनरेट होती है जहां से ADP जुड़कर बनाता है ATP को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। हर एक कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ADP जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ATP बना रहे हैं। और आपको बता दूं, ATP का जो बनना है, इस ATP के बनने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं फॉस्फोरिलेशन। बनने के प्रोसेस को नाम दिया फॉस्फोरिलेशन। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में बन रहा है तो लगा दिया एक टर्म और आगे, देखिए मैं दूसरे क्लास से करता हूँ आपको समझ में आ जाए। हमने एक अलग टर्म लगा दिया है यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि हमारे में भी फॉस्फोरिलेशन हो रहा है लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे घटना और घटती है कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास से गया तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है। PS सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर के पास से गुजरते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया PS फर्स्ट के पास। जब PS फर्स्ट के पास चला गया तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए इनके पास, बेचारा खत्म हो जाएगा। हालांकि फोटोलिसिस से इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ इसका निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास नहीं आता है। और जब ये नहीं आया तो आपने इसे नाम दे दिया और वो दे दिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन रिलीज तो किए गए लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए और ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। तुम्हारा क्वेश्चन 23 सॉल्व हो गया, आराम से पॉज करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्लासिफिकेशन दिया गया फंजाई पे, और ये क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से, मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू वहां पे बताया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से देखें। हालांकि मैं इसे फिल कर दे रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। एक क्लासिफिकेशन दिया गया है आपके पास, यहाँ पे है ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी, देन रेड एल्गी। अब आपसे पूछ रहा कि इनकी क्लासेस क्या है। देखिए ग्रीन एल्गी को हमेशा रखा जाता है क्लोरोफाइसिन, क्लोरोफाइसिन, ये फ्लो चार्ट आपके पास है क्लोरोफाइसिन। थोड़ा सा थिकनेस कम कर दें। सेकेंड ब्राउन एल्गी फियोफाइसिन, एंड रेड एल्गी रोडोफाइसिन। आर से रोडोफाइसिन, ग्रीन से क्लोरोफाइसिन हो गया, बीच में फियोफाइसिन बचा। चलिए कह रहा है ग्रीन का भाई मेजर पिगमेंट क्या होता है, तो एक चीज याद कर ले फंडा, ऊपर से क्लोरोफिल ए यहाँ पर ऑलरेडी है, ए तीनों में कर लीजिए, फिर क्या करिए BCD। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी दोनों है, यहाँ पर फ्यूकोजेंसिन ऑलरेडी लिखा हो, यहाँ पर लिख दीजिए फाइकोएरिथ्रिन, ये पिगमेंट कहा जाता है हमारे रोडोफाइसिन में फाइकोएरिथ्रिन। एंड देन अब स्टोर्ड फूड, कह रहा है क्लोरोफाइसिन का स्टोर्ड फूड क्या है, तो क्लोरोफाइसिन का स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, फियोफाइसिन का भी स्टार्च होगा लेकिन नहीं, यहाँ पर स्टार्च साथ आप लिख दीजिए मैनीटर, ओके। ये भी सॉल्व हुआ, सी भी। अब देखिए एफ पे कह रहे हैं यहाँ पर सेल वॉल क्या है, सेलुलोज की बनी हुई है, यहाँ सेल वॉल सेलुलोज और एल्गिन नामक केमिकल से बनी हुई है। भैया एफ पे जो होता है यहाँ पर सेलुलोज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपके सेलुलोज साथ कैटिन जाएगी, ओके ये जाएगा। अब कह रहे हैं कि फ्लेजला के बिहार पे देखें, कैटिन नॉट बेटा पेक्टिन, ओके काफी नाम मैच करता है। कैटिन की जगह पर आप क्या करेंगे, पेक्टिन कर देंगे, फ्लैशला नंबर एंड पोजीशन ऑफ
इंसर्जन क्या है, यहाँ पर 2 to 8 है, इक्वल है, एपिकल है, यहाँ पर 2 ही रखिए, अनइक्वल कर दीजिए, अनइक्वल, सॉल्व हो गया पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। यहाँ फंडा क्या था, मेजर पिगमेंट में हमेशा ए सब में दिए, बी सी डी अल्फाबेटिक, यहाँ पर फाइको एरिथ्रिन देखिए, एरिथ्रिन रेड होता है तो रोडोफाइल से रेड का पिगमेंट देता है, एंड देन यहाँ पर मैनिटाल करना है, यहाँ पर पैक्टिन है, यहाँ पर अनइक्वल है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 25 में सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डिफरेंशिएट बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। ओह माय गॉड, तो जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस है देखिए। पहली बात तो जब लाइफ में प्लांट्स आए तो सबसे पहले पहुंचे हमारे पास ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइटा, ये माना जाता है सबसे पहले थैलोफाइटा, जहां पर एल्गी आती है। थैलोफाइटा ने थोड़ा डेवलपमेंट किया तो ब्रायोफाइट्स बने। ब्रायोफाइट ने थोड़ा मेहनत करी, हजारों साल लगे, टेरिडोफाइट्स आ गए। टेरिडोफाइट्स मेहनत करते चले, जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म मेहनत किए, एंजियोस्पर्म आ गए। क्या गए, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जो हमारे आपसे क्या होगा डिफरेंस, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा, इन दोनों के बीच सिंपल सी बात है, टेरिडोफाइटा इसके कंपैरिजन में सिंपल होगा, होता भी है क्योंकि टेरिडोफाइटा के पास जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा के पास सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन भी होता है। जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम एंड फ्लोएम जैसे कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स की हाइट बहुत छोटी है तो जिम्नोस्पर्म की हाइट ज्यादा होती है। टेरिडोफाइट में सिंगल टाइप की रूट पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में 2 टाइप की रूट्स पाई जाती हैं, एक कोलाइडल रूट, दूसरी हमारी नॉर्मल टैप रूट। तो ये डिफरेंस है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में। कॉमन क्वेश्चन है, 3 डिफरेंसेस कर दीजिए 3 पॉइंट्स पे। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास आ जाते हैं। देखिए ये डायग्राम देख लीजिए, देखते देखते आपके दिमाग में समझ आ गया होगा कि ये डायग्राम किस चीज का है, कुछ सोचना ही नहीं है, डायग्राम आ गया है। आप बिना देखे डायग्राम को पहले आइडेंटिफाई कर डालें, और आप आइडेंटिफाई करके इसे नाम क्या देंगे, आप इसे नाम देंगे सर इट्स अ फंगस। ये एक फंगस है, यानी कि ये एक फंजाई है। सीधे बिना कुछ सोचे समझे नाम आ गया फंगस। अब यार इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पर क्वेश्चन जब भी ऐसा आ जाए तो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन बहुत पकड़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे तो फंगस कोई भी हो सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, कोई भी मोड आ जाए। तो जब भी अगर आपके फंगस होंगे, जब भी आपका फंगस है वो फंगस हमेशा सैप्रोफाइटिक मोड का न्यूट्रिशन रखेगा, सैप्रोफाइटिक मोड का न्यूट्रिशन। ठीक है, फंगस कोई भी हो। तो यहां से 2 चीजें तो क्लियर हो गई हमारी। अब हम जरा आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन का कुछ रिमेनिंग पार्ट है जो हमारे यहाँ पेज पे मिलेगा। क्या कहते हैं, What are the advantages of this organism for us and our environment? उस ऑर्गेनिज्म का जो आपने पहले देखा उसका क्या एडवांटेज है। देखिए कोई भी सैप्रोफाइट्स हैं हमारे ओके, ये मिल गया हमारा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डिमांड से, तो भैया जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका है वो सैप्रोफाइटिक है, जैसे कि मैंने बोला था आपसे। What are the advantages of this organism for us? तो सैप्रोफाइट्स नहीं होते तो चीजें डिकम्पोज नहीं होती, और डिकम्पोज नहीं होती तो धरती पे पड़ी की पड़ी रह जाती, चाहे वो डेड बॉडीज होती, चाहे वो प्लांट, लीफ या किसी भी ऑर्गन का पार्ट होता है। तो हमारे ये सैप्रोफाइट्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं चीजों को डिकम्पोज करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन आपसे दूसरा क्या कह रहे हैं, ये डायग्राम को देखिए। तो ये डायग्राम आपको बहुत भली बात पता है, मैंने तो भली बात बताया है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में
किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा की बात आगे तो आप जानते हैं किंगडम मोनेरा जो होते हैं इनमें वेल मेंटेन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इनवलप होता ही नहीं है, डीएनए है, सेल ऑर्गेनल्स भी सारे नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गन था हमारा, इसमें ए, हालांकि एक हमारी साइनोबैक्टीरिया का पार्ट है, ए हमारा हेटेरोसिस्ट होता था। एनसीईआरटी इन्हीं दो पे नाम भी देती है, तो यहां तो सोचना ही नहीं था। ए हेटेरोसिस्ट देता है, डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, बी म्यूसिलेजिनस सीट होती है, म्यूसिलेजिनस सीट होती है, बी हमारी म्यूसिलेजिनस सीट होती है। ए हेटेरोसिस्ट, बी म्यूसिलेजिनस सीट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, गिव द रोल ऑफ ए एंड बी। ए नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करता है, बी इसे वाटर से प्रोडक्ट करता है कि डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ठीक है। गिव 2 मोर एग्जांपल, तो भैया मोर एग्जांपल ले लीजिए, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नॉस्टॉक एंड एनाबेना आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा स्पीड से भागेंगे क्वेश्चन की तरफ, आपको समझाते हुए, ऐसे नहीं समझाते हुए भाई। चलिए चलते हैं हम लोग आगे और पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 26। Describe most accepted theory of muscles contraction with the help of suitable diagrams। तो ये मेरे एनसीईआरटी मेरे, आप जाइए टॉपिक पे, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, एक पर्टिकुलर मैंने टॉपिक बनाया हुआ है जहां पर हमारी 2 प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती थी। याद करिए, ऐसा डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये नॉर्मल हमारी मायोसिन प्रोटीन के बने हुए आर्म्स होते हैं। ऐसे करके आपको 1 2 3 4 डायग्राम है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, जहां पर इसके ऊपर हमारी मायोसिन का फिलामेंट होता है, ये हमारी एक्टिन है, ये इस पे ऐड होता है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन पे हेल्प करता है। हमारा ये आपका इसका आंसर, हमारे टॉपिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे पढ़ेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस गैसेस इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में कैसे वेरियस कंपोनेंट का ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, ब्लड में ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों का होता है। अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो मोस्ट पार्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आप लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जब ये खत्म होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड। तो पहले ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन में क्या लिखेंगे कि मेन कैरियर क्या है इसका, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ये हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड। मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन से कहीं इंपॉर्टेंट CO2 पे जाएगा, क्योंकि CO2 दो तरीके से जाता है, एक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, दूसरा प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व फॉर्म में। यहां पर आरबीसी के साथ इसका अटैचमेंट माना जाएगा, बिकॉज आरबीसी के पास एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम हमारे CO2 को वाटर से जोड़ेगा और H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। ये घटना आरबीसी में क्यों जा रही है, क्योंकि आरबीसी में उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा,
जिस कारण CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी अटैचमेंट होगा। लेकिन जैसे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे ही लंग्स पे पहुंचेगा हमारा ब्लड, वहां पर ऑक्सीजन, क्योंकि लंग्स में एल्वियोलस में ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, इसी को हम ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। तो वहां पर ऑक्सीजन जब ज्यादा होती है तो वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, और जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होने के कारण CO2 के साथ H2O जुड़ेगा और H2CO3 बनेगा, और जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लंग्स के एल्वियोलस में हाई हो जाएगा, आपकी ऑक्सीजन तुरंत देखिए अलग हो गई, CO2 अलग हो गई H2O से, और ये CO2 आपका वापस कहां चला जाएगा, ये आपके CO2 चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस तरीके से हमारा CO2 फंक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है CO2 हमारे ब्लड में। अगला क्वेश्चन, इसको रेज कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द सिस्टम शोन द लेबल एंड पार्ट शोन ABC। देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली है क्या, ये एक फ्रॉग की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ए हमारा जाएगा, पहली बात तो ए हमारा पहुंचेगा ओविडक्ट, ओविडक्ट ए। ओके, कम समय पेपर जल्दी प्रैक्टिस करें। तो बी हमारी फैट बॉडीज है, बी फैट बॉडीज है जो किडनी के ऊपर है, बी फैट बॉडी है। सी हमारी है ओवरी, सी हमारी ओवरी से ओम रिलीज होगा। एंड डी हमारा जाता है, डी हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और इसी में कई जगह रेक्टम भी लिखा जाता है, तो आप बेसिकली रेक्टम आंसर लिखें, रेक्टम ज्यादा सही आंसर है। गिव द फंक्शन ऑफ एनी थ्री पार्ट्स। तो भाई देखिए, ओवरी का फंक्शन होता है ओवम को रिलीज करना, ओविडक्ट का फंक्शन होता है फलो हमारे ओवम को यहां से लेके यूट्रस की तरफ लेके जाना, और एंड जो हमारा डी है, ये हमारा रेक्टम है, यहाँ पर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम भागेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जी आप कहाँ पर हैं? क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। 29 क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन डी पे हम लोग कूद चुके हैं, इसके बाद ई रहेगा और आप पेपर की फिनिशिंग पे चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29, रीड द गिवन पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस। पैसेज आप रीड करिए, मैं देख रहा हूं। द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA इज रीड इन सीरियल ऑर्डर इन ग्रुप्स ऑफ द 3 एट अ टाइम। ईच ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ट्रिपलेट आप जानते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं A G T या कुछ भी करके, इनसे एक अमीनो एसिड होता है। Each codon specifies one amino acid. Many amino acids have more than one codons. The amino acids are brought to mRNA by another type of RNA called tRNA. Each amino acid has at least one corresponding tRNA. At one end of the tRNA is a trinucleotide based sequence of mRNA. चलिए इसके बिहार पे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन, and the first question is, which of the following nitrogenous base is not present in RNA? सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ रहे हैं भाई। RNA में कौन सा नहीं होगा? तो RNA में थायमीन नहीं पाया जाएगा। क्लियर। Each triplet of nucleotide is called, each triplet of, हर ट्रिपलेट क्या बोलते हैं हम लोग? कोडॉन बोलते हैं। Each triplet of nucleotide is called codon. Each codon specifies one amino acid. एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। ये बात अलग है कि एक कोडॉन मोर देन वन अमीनो एसिड को डिनोट करता है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही अमीनो एसिड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द अमीनो एसिड्स आर ब्रॉट टू, द अमीनो एसिड आर ब्रॉट टू the amino acids are brought to by another type of RNA called mRNA. The amino acids are brought to mRNA by another type of RNA called mRNA, tRNA, tRNA. The amino acids are brought to
अमीनो एसिड तो भाई mRNA पे आते हैं। बाय अदर टाइप ऑफ आरएनए टीआरएनए कर दीजिए इसको, राइबोसोमल आरएनए टीआरएनए जाएगा। हो अमीनो एसिड ब्रॉट टू टीआरएनए, सॉरी अमीनो एसिड लाए जाते हैं किस आरएनए के थ्रू, थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो यहाँ टीआरएनए लेके आते हैं, डेफिनेटली आंसर यही है। और another type of RNA mRNA पे लाए जाते हैं। The amino acids brought to tRNA by other type of RNA card, थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़े क्वेश्चन सेंटेंस, थोड़ा सा ये है, कह रहे हैं कि कुछ अमीनो एसिड्स लाए जाते हैं, किस पे लाए जा रहे हैं, तो mRNA पे लाए जा रहे हैं, mRNA पे लाए जा रहे हैं। ला कौन रहा है, tRNA लेके आ रहे हैं, अभी सही आंसर, तो आंसर mRNA एंड tRNA यानी ये वाला सी। एबीओ ग्रुपिंग, देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं अच्छे से कि एबीओ जो ग्रुपिंग होता है बेस होता है टू सरफेस एंटीजन एंड ए एंड बी, एंटीजन बी है तो पढ़ लीजिए पहले से, तो मैं सीधे आंसर पे लेके चलता हूं, एंटीजन ए एंटीजन बी। ओके, इस पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द डोनर ब्लड नीड्स टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट। ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनमैच्ड ब्लड कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ये बताया गया कि हमारा जो ब्लड होती है उस ब्लड की जो आरबीसी होती है वहां पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दो सरफेस प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इनकी डिस्टर्बेंस के कारण डोनर को कुछ नहीं लेकिन जो रेसिपिएंट है वो मारा जा सकता है या आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। चलिए इसी के बिहाफ पे टेबल दिया जा रहा है हमको, ब्लड ग्रुप एंड डोनर के एबिलिटी पे टेबल दिया गया है, सब कुछ बहुत ही आसान, जब टेबल ऐसे मिल जाती है एग्जाम में समझ लीजिए आंसर आपके सामने रखा हुआ है, केवल आपको अपना हल्का सा दिमाग लगा करना है। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी बी मिलेगी, डोनर ग्रुप ये है ये है ये है। क्वेश्चन कह रहा है पहला, which blood group is universal blood donor? यूनिवर्सल ब्लड डोनर का मतलब है जो सबको ब्लड डोनेट कर सके, तो ऐसा जो ब्लड डोनर है वो O होता है, तो पहले का आंसर डी जाता है, हमेशा यूनिवर्सल ब्लड डोनर O होगा और रेसिपिएंट ब्लड डोनर AB होता है। तो अगर रेसिपिएंट पे आता है तो AB करते हैं, लेकिन डोनर पे आ रहा है तो O ब्लड ग्रुप हमारा डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के क्या आ रहा है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कौन सा रेसिपिएंट है, बोला ही मैंने अभी पीछे, ए बी रेसिपिएंट, सी आंसर। ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एब्सेंस ऑफ एंटी, प्रेजेंस ऑफ नहीं, देखिए प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, अभी स्टार्टिंग में सरफेस प्रोटीन पाई जाती है आरबीसी की, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस डिनोट करती है कि क्या ब्लड ग्रुप बनेगा। Which blood group can develop antibody A? कह रहा कौन सा ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी A बनाएगा, तो याद रखना जिसका ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी A है तो वो उसमें एंटीबॉडी B बनाई जाती है, तो ब्लड ग्रुप जिसका A होगा वो B बनाएगा, और कह रहा एंटीबॉडी A बनाया जा रहा है तो इसको बनाने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, हमारा B होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं, हमें आंसर मिलेंगे यहाँ पर, भाई साहब मिल गया हमें, A तो बनाने वाला नहीं तो ये ऑप्शन तो गया, यहाँ पर भी A भी गया, A भी है तो एक साथ बनाएंगे तो आंसर आपका B जाएगा यानी PO। एंड लास्ट सेक्शन इज सेक्शन ई। चलिए सेक्शन ई के पास चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट सेक्शन सेक्शन ई। सेक्शन ई क्या कहता है, फ्लो चार्ट को थोड़ा ऊपर ले ले, पहले फ्लो चार्ट देखिए, जिससे मैंने हमेशा आपसे कहा जहां कहीं भी ए बी सी डी ई लिख जाए समझ जाइए कि उस जगह पर मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो पहले आप बना लीजिए। ये एक आपको दिया गया है सिट्रिक एसिड साइकिल CAA साइकिल, ये एक आपका देखा जाए तो क्रैब साइकिल को डिनोट करता है, रेस्पिरेशन टॉपिक से लिया गया है। यहाँ पर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट एसिड को एंजाइमो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है, उसके लिए मैंने एक फंडा बताया था आपको, काले काले ये होंठ सजाते सजाते फटे मेरे होंठ, सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड करके थे। चलिए देखते हैं, काले काले ये होंठ, काले काले ये होंठ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये आपका डी जो है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, ई एटीपी आएंगे, एटीपी जाएंगे, एटीपी आएंगे, एटीपी जाएंगे, ऐसे काले काले ये होंठ। एफ चलिए ये कहाँ गए, सी पूछ रहा है आपसे, सी पे जीडीपी निकलेगा, एनर्जी बढ़ाने वाली है जीडीपी। बी पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर एफएडी निकलेगा। ए काले काले ये होंठ से आते आते फटे मेरे होंठ, होंठ से यहाँ पर जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड,
ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। चलिए अब इनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को देखते हैं। Where does it occur सेल? तो ये कहां पर हो रहा है सेल में? तो भाई ये सेल के हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। Significance, it produces amount of energy. Okay, define glycolysis, explain the help of the table diagram, differentiate between aerobic and anaerobic respiration. देखिए अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल सी प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। इसके लिए पेजी ले लें। ग्लाइकोलिसिस ये होता है आपके साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेशन का पहला स्टेप अभी आपने देखा था, क्रैब साइकिल सेकंड स्टेप था, ये पहला स्टेप होता है जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में चलता है। चलिए अब एरोबिक एनारोबिक का भी क्वेश्चन जोड़ा है तो यहाँ पे ले लीजिए। अगर एरोबिक की बात करें और एनारोबिक में डिफरेंशिएट पूछता है आपसे, तो डिफरेंशिएट को कुछ ऐसे समझिए। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है जबकि एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। एरोबिक कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है ऑफ ग्लूकोज, जबकि यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। एरोबिक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि यहां पर नहीं होता है। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर होता है, जबकि यहां का एंड प्रोडक्ट C2H5 एथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड होता है। एरोबिक और एनारोबिक में ये डिफरेंशिएशन होते हैं। अब एरोबिक और एनारोबिक दोनों में चलने वाला ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। यहां पर हमारे ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है 2-पायरुवेट में। 2-पायरुवेट आप कह सकते हैं 2-पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल से 2-पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, जहां पर सिर्फ 2 ATP एनर्जी जनरेट होती है। और इसके लिए ये जो प्रोसेस हो रहा है, हमारे कई सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोसेस का हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है। तो ये एरोबिक एंड एरोबिक दोनों के लिए कॉमन प्रोसेस होता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये मैंने डिफरेंशिएट करा दिया आपको। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एनलिस्ट वेरियस हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय मास्टर ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन, एक्सप्लेन रोल ऑफ एनी 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय इट, ओके, एंड गिव द नेम्स ऑफ 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी एंड देयर ग्रोथ। सबसे पहले वेरियस हार्मोन्स ऑफ मास्टर ग्लैंड की बात करना है, इससे कर लिया जाए। देखिए हम अगर मास्टर ग्लैंड की बात करें, मास्टर ग्लैंड तो आप अच्छे से जानते हैं मास्टर ग्लैंड्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाए। ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पार्ट होते हैं पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब से हमारे ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं,
पहला। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इसी को सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी कहते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स में हमारे ये वो हार्मोन होते हैं जो दूसरे हार्मोन के कंट्रोल करते हैं सिक्रेशन पे, जैसे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो गया। तो ट्रॉपिक हार्मोन दूसरे हार्मोन पे कंट्रोल करे। तो आपको 4 पूछ रहा फंक्शन, मैं तो यही बता दे रहा हूं, पहले फंक्शन में 3 फंक्शन निकला है। ट्रॉपिक हार्मोन का फंक्शन करता है अदर हार्मोन्स के सिक्रेशन पे कंट्रोल करना। ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को देखता है, और इस ग्रोथ हार्मोन की कमी से और यानी हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन से डिसीज भी जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि गैंजिज्म हाइपरसिक्रेशन से, ड्वार्फिज्म हाइपोसिक्रेशन से। हमारा पोस्टीरियर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर पार्टुरेशन, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये हार्मोन्स हैं जो हमारे एंटीरियर पार्ट से सेपरेट हो रहे हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट से। एंड अगर एक और मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो हमारा जो मिड पार्ट होता है इससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज होता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हमारा रिलीज होता है, जो कि हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट के सिक्रीशन पे कंट्रोल करता है। तो ये पिट्यूटरी से। फिर आपसे कहता है ओवरी से निकलने वाले 2 हार्मोन्स के नाम बताइए। तो ओवरी से निकलने वाले 2 हार्मोन्स हैं आपके, पहला हार्मोन एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन फॉलिकल सेल से निकलता है हार्मोन, जो हमारे फैलोपियन ट्यूब को हेल्दी रखता है, ओवम को ऊपर तक पहुंचाने में काम करता है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसका फंक्शन होता है हमारे यूट्रस को हेल्दी रखना, यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से बनाए रखना फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 32 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चले, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड इट क्लासेस। तो देखिए आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को, तो ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म हैं। एक आप देख रहे हैं, एक टोट्राइज है जो कि सीधे सीधे चला आता है कि अगर हम बात करें ग्रुप की तो ये रेप्टाइल्स में चले जाएंगे, और ये देखिए आप देख रहे हैं कि हमारा क्रैब है, सॉरी स्कॉर्पियन कह सकते हैं, क्रैब है, और ये जो क्रैब है हमारा ये जाएगा हमारे आर्थ्रोपोडा में। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज क्लास। तो भैया ऑर्गेनिज क्लास इनकी रेप्टाइल्स है, रेप्टिलिया क्लास इनकी रेप्टिलिया है। एंड ऑर्गेनिज्म अच्छे जान सकते हैं कि आप ये क्या है, हमारा टर्टल है, एक तरीके का रेप्टाइल है हमारा। गिव एनी 6 आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ द क्लास टू व्हिच बिलोंग इट। देखिए इसके 6 आइडेंटिफिकेशन फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑर्गेनिज्म है खास रेप्टिलिया के, इनका जो हार्ट होता है वो हार्ट इनका रेप्टिलिया का हमारा 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इनकी बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी पे लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन हो सकता है। फोर्थ, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। फिफ्थ, कुछ रेप्टाइल्स में टेल्स भी मिलती है, तो टेल्स का पाया जाना भी रेप्टिलिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड लास्ट वन इज, इनके जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, इन रेप्टाइल्स में ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको फैमिली रेप्टिलिया को पढ़ना है, सीधे से रेप्टिलिया का आपका देना है कैरेक्टरिस्टिक। गिव 2 मोर एग्जांपल ऑफ द ग्रुप्स। तो भाई रेप्टिलिया का आप कर दीजिए, रेप्टिलिया में आप एक और कर दीजिए इसमें
तो ये बहुत सारे हैं, क्रोकोडाइल कर दीजिए, क्रोकोडाइल हो गया। एंड आप क्रोकोडाइल के साथ साथ ले लीजिए उसको, ट्राइज होगा, क्रोकोडाइल हो गया, अरे आपकी लिजर्ड हो गई, ये सब क्या है। और मैं क्वेश्चन देना चाहिए, गिवन है 6 साइंटिफिक फीचर्स। अभी तो आर्थ्रोपोडा के तो 6 भयंकर है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे। आर्थ्रोपोडस की जो स्केलेटन है, स्केलेटन वो काइटिन की बनी होगी। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ओके। देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होगा। हम लोग का खून नसों में बहता है, खून नसों में नहीं बहता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बॉडी में ब्लड की जगह पे एक वाइटिश ब्लड पाया जाता है, इसे हीमोलिम्फ कहते हैं, हीमोलिम्फ पाया जाएगा। कलरलेस ब्लड होता है, येलोइश ब्लड होता है, पस जैसा ब्लड होता है। एंड रेस्पिरेशन के लिए स्पाइरिकल्स पाए जाएंगे, ओके। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आपको मिल गया। गिव टू मोर एग्जांपल्स आपको, तो मोर भी हजारों हैं। बटरफ्लाई कर दीजिए, धरती पे जितने भी इंसेक्ट हैं सबको इसमें रख दीजिए। बटरफ्लाई हो गया हमारा, हमारे प्रॉन हो गया, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, कॉकरोच हो गया। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 33 क्वेश्चन थे हमारे इस ओवरऑल एग्जामिनेशन में, इंटरनल चॉइसेस थी जिसे हमने सॉल्व किया। और हमारा 11th का सीबीएसई का सेट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और आप कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहें विदाउट एनी टेक, तो इस मेहनत का फल दिखना चाहिए आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में। और मैं ऐसे ही आईएससी के पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा, तो हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल आईटी एकेडमी पे। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।